दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री की टर्म 2 के लिए अमाइन टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, अमाइन एक चैप्टर था, अमाइन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने शुरुआत में 2 वीडियोस कर ली है स्टार्ट में, और उन दोनों वीडियोस के अंदर हमने पढ़ रखा है कि अमाइन क्या होता है, व्हाट इज अमाइन, अमाइन कितने टाइप का होता है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन और प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोगों को देखना है कि अमाइन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद उसके रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिख रखा है कुछ कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। इसके अंदर कुल मिला के हमने यहाँ पे देखिए 5-6 प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। आप भी जब कॉपी मिलेगी आपको कहीं भी लिखने के लिए अमाइंस की प्रॉपर्टी, है ना, टर्म 2 के अंदर जब बोर्ड में आप बैठोगे तो उसके अंदर 5-6 ही प्रॉपर्टी लिख पाओगे आप, क्योंकि जितने बुक्स में दिए हैं सारे तो लिख नहीं सकते। तो जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं उसमें से वो सारे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ और उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली प्रॉपर्टी अमाइन की ये होती है कि इसके लोअर जो होते हैं ना, लोअर एलिफैटिक अमाइन आर गैस विद फिशी ऑर्डर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि क्या कौन से भाई लोअर, यहाँ पे देखिए ये लोअर एलिफैटिक अमाइंस जो हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं विद फिशी ऑर्डर। ठीक, लोअर में कौन कौन सा आ जाएगा, जिसके अंदर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो उसे हम लोग लोअर एलिफैटिक अमाइंस कहते हैं। जैसे हम जानते हैं अमाइन के लिए इस तरह से कुछ होता है RNH2, यही तो एक अमाइन है RNH2, है ना, जहां पर R क्या है, R एक एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप के अंदर अगर मैं मेथिल ग्रुप को ले लूं, मान लीजिए CH3NH2 ऐसा कुछ, ठीक है, CH3NH2 ले सकता हूं। इसमें कार्बन कितना है, कार्बन एक ही है। और बाकियों में क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। तो जहां पर कार्बन की क्वांटिटी कम है, कार्बन कम है, उसे हम लोग बोलते हैं लोअर एलिफैटिक अमाइंस। ठीक है, एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, बेंजीन रिंग वाले अमाइन की बात नहीं हो रही है। तो देखिए लोअर एलिफैटिक अमाइंस जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं और कैसा महकते हैं वो, फिश की तरह। ठीक है, मछली की तरह उनसे बदबू आती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी कि लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसियस विद फिशी ऑर्डर। देखिए दूसरा लिख रखा है कि प्राइमरी अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि 3 या फिर मोर कार्बन एटम, ये बात लिख रखी है। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये होंगे लिक्विड। समझ रहे हो, अभी समझा रहा हूं क्या बात है, ध्यान से देखना। उसके बाद बोला है स्टिल हायर, और जो उससे भी ज्यादा कार्बन रहेंगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा सॉलिड। समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना था, एक ही था, एल्किल ग्रुप में एक कार्बन था। तो ये क्या हो रहा था, ये लोअर एलिफैटिक अमाइंस था, तो ये गैसियस स्टेट में था। इसकी स्टेट देखिए कैसी है, गैसियस स्टेट। ठीक है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, तो पहले फिशी ऑर्डर था, वो अलग चीज है। दूसरे में देखिए जब यही C की नंबर बढ़ जाए, 3 हो जाए या 3 से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में ये कैसा रहता है, ये अमाइन जो होता है वो आपका बन जाता है लिक्विड। जैसे आप, मैं एक अमाइन यहाँ पे लिखता हूं C3H7 और उसके बाद NH2, ये एक अमाइन है ना। ये देखिए ये मेथिल ग्रुप है, ये प्रोपिल ग्रुप है, ये प्रोपिल अमाइन है। ठीक, तो जब प्रोपिल अमाइन की बात करेंगे तो ये किस स्टेट में आपको मिलना चाहिए, ये लिक्विड स्टेट में मिलना चाहिए। ये ऐसी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रही है। ठीक, तो यदि कार्बन की संख्या, यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ देखिए कार्बन कितना, 1। तो जब एक कार्बन है तो वो है आपका लोअर एलिफैटिक अमीन, और जब कार्बन की संख्या 3 है तो वो क्या बन गया आपका, उसकी स्टेट कैसी आ गई, लिक्विड। जब कार्बन 1 था तो स्टेट कैसी थी, गैसियस, और जब कार्बन की क्वांटिटी 3 हो गई तो ये कैसा हो गया, लिक्विड हो गया।
यहाँ पे लिख रखा है 3 आर मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, ठीक है। अच्छा अगला देखिए यहाँ पे एक वर्ड और लिख रखा है हायर वंस आर सॉलिड, मतलब अगर इस 3 से भी ज्यादा हो, मान लो आप ऐसा, मैं एक एमीन लेता हूं जिसके अंदर एल्किल ऐसा ले लिया C5H11NH2, ये भी तो बन सकता है, ये भी एक अमाइन है। अरे आप देखो ये क्या है, ये आपका R है, ये भी क्या है, ये भी आपका R ही है, और ये C ये भी क्या है, ये भी आपका R ही है, समझ रहे हो। NH2 तो ग्रुप है, अमोनिया से जो हम लोग निकाल रहे थे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद, यहाँ पे देखिए इसमें CH3 था तो कार्बन 1 है, इसमें C3H7 है तो कार्बन 3 है, इसमें C5H11 है तो कार्बन 5 है। तो जब कार्बन 1 होगा तो उस केस में क्या रहेगा, ये गैस। जब कार्बन की क्वांटिटी 3 होगी या मोर देन थोड़ा सा ज्यादा हो, 4 हो लगभग, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में। और अगर किसी एमीन में कार्बन की क्वांटिटी मोर देन 5 हो या हाइयर हो तो उस केस में किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। दोनों बात क्लियर होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद बोला एनिलीन एंड अदर एरिल अमाइन आर यूजुअली कलरलेस। कौन कौन से आप याद कर लीजिए कि ये जो है एनिलीन और अदर एरिल अमाइन ये कैसे होते हैं, ये सब कलरलेस होते हैं, ठीक। लेकिन जब इनको स्टोर करते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडेशन करके ये कलरफुल हो जाते हैं, ये कलरफुल हो जाते हैं। देखिए एनिलीन या फिर अदर जो एरिल अमाइन है वो यूजुअली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन कलरफुल हो जाते हैं कब, जब उनको स्टोर करते हैं तब। अच्छा ऐसा क्यों होता है कलरफुल, तो आप बताएंगे। अगर मान लीजिए पूछे कि कलरफुल हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, तो आप बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर्ड हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर्ड हो जाते हैं, अदरवाइज ये कैसे होते हैं, कलरलेस, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए एनिलीन एंड अदर एरिल अमाइन यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये कलर्ड हो जाते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में। अगला पॉइंट हमारा लिख रखा है यहाँ पे, लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कौन से भाई, लोअर वाले। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर, ठीक। और दूसरा देखिए हायर अमाइंस, यहाँ पे लिख रखा है हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या होंगे, वाटर के अंदर लोअर जो होंगे, यहाँ पे देखिए हायर किसे बोलोगे आप, हायर उसे बोलोगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसे अगर पानी के अंदर घोलोगे तो नहीं घुलेगा, तो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। और जिसमें कार्बन की क्वांटिटी कम है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, बस इतनी सी बात, ठीक। लेकिन चाहे ये हाइयर हो या लोअर हो, ये दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं हम, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इनको हम बोलते हैं एल्कोहलिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक बार फिर इसी पॉइंट को समझते हैं कि देखिए जब लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइन, तो वे वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जबकि हाइयर एलिफेटिक अमाइन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन लोअर और हाइयर दोनों के दोनों इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, यानी एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में जब आप इनको मिलाओगे तो ये पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे, उसमें सॉल्युबल होते हैं, ठीक। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट अमाइन के अंदर अगर प्राइमरी अमाइन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन का, उसके बाद टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शियरी 3 डिग्री। किसे प्राइमरी अमाइन कहते हैं, जिसके अंदर से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया हो किसी एल्किल ग्रुप से, तो प्राइमरी अमाइन बनाता है। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। सेकेंडरी के लिए जिस अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन के 2 एटम निकल जाते हैं किसी एल्किल ग्रुप द्वारा,
तो वहां पे क्या हो जाता है RRNH, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दूं, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटे से वर्ड में, ये देखिए ये R है, फिर N है और H है और ये H। तो इसमें देखिए एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपका प्राइमरी बन गया। सेकेंडरी के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से एक और H रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे R जोड़ देंगे। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन, ठीक है। अच्छा, तीनों हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिप्लेस कर दें किसके थ्रू, एक एल्किल ग्रुप के द्वारा, अब क्या हो गया, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, हर तरफ एल्किल ग्रुप है। ये अलग अलग हो सकते हैं, तो R कहीं होगा R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ऐसे करके बुक्स में अलग अलग देगा, ठीक है। आप एक जैसा भी लगा सकते हो, अलग अलग टाइप के लगा सकते हो। अलग अलग का मतलब जैसे CH3, C3H7, C5H11, ठीक है। तो ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखिए प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी का होगा, उससे कम टर्शियरी का होगा, ठीक। ये टोटल 6 पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, याद करना बहुत सिंपल है। एक बार देख लो फिर से कि लोअर वाले क्या होते हैं, गैस होते हैं और फिसी ऑर्डर में होते हैं। उसके बाद प्राइमरी अमाइंस जो है 3 से ज्यादा कार्बन वाले वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और उससे भी ज्यादा जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके बाद देखिए एनिलीन और उसके अदर एरिल अमाइन कैसे होते हैं, यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट कलर्ड हो जाते हैं, क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, लोअर एलिफेटिक अमाइन सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। पांचवा, हायर अमाइन सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और लोअर और हायर दोनों के दोनों सॉल्युबल होंगे किसके अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, और टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम होगा, ठीक। तो ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। तो कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर रखे हैं, उनको समझते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ साथ। देखिए पहला है कि अमाइंस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ये, यहाँ देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है कौन, अमाइन। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही हो गई कि अमाइन बिहेव करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये क्या होते हैं, अभी आपने देखा था, पीछे बनाया था इसके पहले जस्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर डिफर इन रिएक्शन बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। उसके पीछे क्या दिक्कत है, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ठीक। आपने देखा होगा कि जब प्राइमरी अमाइन बनाया था तो प्राइमरी के अंदर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, सेकेंडरी के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, और टर्शियरी के अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं था। एन के साथ तीनों साइड पे क्या जुड़ा था, तीनों साइड पे एल्किल ग्रुप जुड़ा था, आर आर जुड़ा था। अभी आपने देखा होगा तीनों बना रखा था। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन देंगे, तो देंगे ही देंगे, श्योर बात है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो घट बढ़ रही है। प्राइमरी के अंदर सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी में उससे कम, और टर्शियरी में तो है ही नहीं। है अगर तो एल्किल ग्रुप के अंदर है, जैसे R है तो R के अंदर CH3 आता है, सॉरी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं नीचे लिखता हूं। जैसे R है, R के साथ CH3 आता है ना, एल्किल ग्रुप है ना CH3, तो इसमें तो हाइड्रोजन है, तो इसमें R के साथ तो हाइड्रोजन बने होंगे, लेकिन N के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो उस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन हर बार बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हर अमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अमाइन
अलग अलग टाइप के रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक, ये दूसरी बात थी। तीसरा है बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन के लिए देखिए, दे आर बेसिक इन नेचर। अमाइन कैसे होते हैं? अमाइन का नेचर बेसिक होता है। एंड फॉर्म सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विथ एसिड। ये तो आप लोग बचपन से नहीं कह सकते, लेकिन क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि जब भी कोई बेस और एसिड ये दोनों आपस में मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा। कौन कौन? ये बेस है और ये एसिड है। ये दोनों एक साथ मिला दो आप, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो दोनों मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, बेस और एसिड। ये दोनों प्लस करोगे आप, बेस और एसिड, तो बनेगा सॉल्ट। ये तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, तो मिलता रहता है ये तो, है ना। तो इसमें भी देखिए, एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेस है, ये क्या है? एसिड है। तो बेस और एसिड दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना दिए? ये आपका सॉल्ट है। ठीक, बेस और एसिड दोनों मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। इससे कह सकते हैं कि अमाइन क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और उसके कुछ रिएक्शन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। RNH2 है, फिर HX है, H, उसके बाद ये रिएक्ट करता है तो RNH3X हो जाता है। फिर ये RNH, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जब ऐड होगा तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 हो जाएगा आपका, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, NH3। ठीक, तो RNH3X आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो RNH3X OH के साथ जब रिएक्ट किया तो RNH2 हो गया, और इसका एक H प्लस और OH माइनस दोनों अलग अलग होके, सॉरी, दोनों जुड़ के H प्लस और OH माइनस दोनों ऐड होके H2O बना लिया, और हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन साइड में आ गया X। ठीक, तो ये तो इसके मेजर जो 3 केमिकल प्रॉपर्टी है वो है। पहला क्या है? पहला न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। दूसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब में अलग अलग होते हैं। तीसरा, बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो चूंकि अमाइंस होते हैं जो बेसिक नेचर में होते हैं, तो जब किसी भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो उसके रिलेटेड एक रिएक्शन है। ठीक, एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल, उसे देखते हैं। आइए देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चौथा पॉइंट एक तरह से कह सकते हो आप, अमाइन आर बेसिक इन नेचर इन टर्म ऑफ केवी एंड पीकेवी वैल्यूज। तो आपसे पूछ लेता है कि अमाइंस का बेसिक नेचर बताइए, और किसके टर्म में बताना है आपको? केवी और पीकेवी की वैल्यू में। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझते हैं होता क्या है। इसमें ये रिएक्शन है, जो लास्ट वाली रिएक्शन है हमने लिख रखी थी, वही रिएक्शन है। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो स्मॉल r लिखते हो, है ना। स्मॉल r इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका क्या है? R NH3 प्लस, और ये क्या है? OH। ठीक, OH माइनस, ये आपका प्रोडक्ट है, अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसके नीचे आएगा, इसके नीचे, तो नीचे में देखिए रिएक्टेंट क्या है? RNH2, तो ये आ गया RNH2, और साथ में क्या आएगा आपका? H2O। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बन रहा है? सबसे पहले देखिए, इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिएक्टेंट, इस वाले हिस्से को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट को पहले लिख दिया और रिएक्टेंट को बाद में लिखा। हालांकि यहाँ पे बीच में एक साइन देख रहे हैं आप, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है, यानी रिएक्शन इधर से भी ये मिल सकता है और इस साइड से रिएक्ट करा के ये मिल सकता है। ठीक, तो दोनों साइड से ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये क्या है? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर इसे H2O को हमें इस साइड भेजना हो तो ये K के पास आएगा, बिल्कुल पास आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो K/1 करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे K/1 करके ऐसे, तो इस वाले सब का प्रोडक्ट K के साथ होगा और इसका प्रोडक्ट 1 के साथ होगा, है ना।
यानी H2O किसके साथ जा रहा होगा, K के साथ। समझ आ रहा है ना। तो देखिए K के साथ H2O जाएगा तो आप लिखोगे K और ब्रैकेट में H2O इक्वल टू, अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है R NH3 पे प्लस OH पे माइनस अपॉन में देखिए क्या बचा, H2O तो इधर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ R NH2, इतना बच रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना बच रहा है। अब देखिए जब भी K H2O के साथ आया हो ना, तो मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ नीचे, अच्छा रहेगा। देखिए K H2O, यही H2O इस K के साथ आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो K H2O को ही बोलते हैं हम बेसिसिटी कांस्टेंट, बेसिसिटी कांस्टेंट। तो K के लिए, बेसिसिटी के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, स्मॉल b आ जाएगा, बेसिसिटी के लिए स्मॉल b, तो ये बन गया Kb। तो देखिए इन टर्म ऑफ Kb हम निकाल रहे हैं, ठीक, तो ये हो गया इन टर्म ऑफ Kb। तो Kb इक्वल टू हो जाएगा R माइनस NH3, ठीक, ये हो गया आपका NH3 पे प्लस और ये बन गया OH पे माइनस अपॉन R NH2। इसमें कोई दिक्कत, ये तो आपकी आ गई Kb की वैल्यू, समझ रहे हैं, ये Kb है। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग कि Kb को जब इसके pH वैल्यू हम लोग लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका pKb, इधर जाएगा तो pKb इक्वल टू होता है एक्चुअली, इसको बड़े ब्रैकेट के साथ बंद करना जरूरी है, ये P आ जाएगा तो ये बनेगा pKb इक्वल टू माइनस log Kb, pKb इक्वल टू माइनस log Kb, ये होता है, ठीक है, pKb इक्वल टू माइनस log Kb। तो यहाँ पे देखिए एक बार समझते हैं, फिर इससे कुछ कंक्लूजन भी निकालना है। ये था रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऊपर आया, रिएक्टेंट इसके नीचे गया, H2O क्रॉस मल्टीप्लाई होकर K के साथ आ गया तो KH2O, और ये ऊपर वाले प्रोडक्ट एज इट इज रह गए, H2 हट गया तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया नीचे, ठीक। दूसरा देखिए H2O को बोलते हैं बे, तो K भी क्या है, बेसिसिटी कांस्टेंट है, K है, और H2O की जगह हमने लिख दिया B, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट वाली चीज ऊपर है और रिएक्टेंट वाली चीज नीचे है, तो बिल्कुल हुबहू है, याद करने की भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो pKb इक्वल टू होता है माइनस log Kb, तो इसमें एक कंक्लूजन पूछता है, उसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर OH की वैल्यू बढ़ाई जाए, सपोज OH माइनस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, OH बढ़ा रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि अगर OH बढ़ेगा तो Kb की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो OH बढ़ेगा तो इस केस में Kb की वैल्यू जो होगी बेसिसिटी कांस्टेंट की, वो भी बढ़ेगी। तो ये तो पहला रिलेशन है, ठीक। दूसरा रिलेशन जो है उसको निकालने से पहले एक चीज यहाँ पे डिराइव करवाना चाहूंगा मैं, इस साइड आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा pKb इक्वल टू माइनस log Kb है ना। तो इसको क्या, pKb को आप ऐसा लिख सकते हो, pKb इक्वल टू 0 माइनस log Kb, ऐसा लिख सकते हैं, 0 माइनस log Kb लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई इशू ही नहीं है, सिंपल है। अच्छा log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आप लिखोगे तो ये बन जाएगा pKb इक्वल टू 1 इक्वल टू log 1 माइनस log Kb, कोई दिक्कत नहीं है ना। और log की वैल्यू माइनस में कब होती है, जब फ्रैक्शन में होता है तो वो माइनस में लिखा जाता है, तो pKb इक्वल टू बनेगा आपका log 1 अपॉन Kb, log 1 अपॉन Kb, ये समझ आया। ये किताब में आपको डिराइव नहीं किया है कहीं भी, ये सिर्फ ऐसे इतना देके छोड़ दिया, ठीक है। देखिए pKb इक्वल टू होगा माइनस log Kb। अच्छा
इसको अगर माइनस से पहले हम यहाँ पे उसको एज इट इज लिख लिए और ये 0 माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। तो 0 माइनस लॉग के भी होता है। 0 किसकी वैल्यू होती है? log 1 की। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लॉगरिथम का ये फॉर्मूला है एक्चुअली। तो हमने क्या किया है, इस फार्मूले में से इस वाले पोर्शन की जगह ये वाला पोर्शन रखा है, ठीक है। a माइनस बी की जगह क्या किया? a बाई बी किया है। तो वैसे ही देखिए 0 की वैल्यू क्या है? log 1 और इसका log k भी। तो क्या हो जाएगा, इस वाले की जगह ये वाला रख सकते हैं log a बाई बी, तो log तो सेम आ जाएगा इन दोनों में कॉमन, और a और b है तो a बाई बी हो जाता था। तो इसमें से भी log बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन k भी आ जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दो, जो रिलेशन हम लोग निकाल रहे थे कि अगर OH की वैल्यू बढ़ेगी तो KB की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरी केस में यदि OH की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे और रिलेशन देखोगे आप PKB का, तो इसके साथ कैसा होगा? आप देखो, अगर आप OH की वैल्यू बढ़ाओगे तो KB बढ़ेगा। तो अगर KB बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना। अगर किसी भी चीज का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है। अगर नॉमिनेटर बढ़ता है तब तो वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन चूंकि केवी बढ़ रहा है यानी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसलिए पी केवी की वैल्यू घट जाएगी। ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो लेस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे साइन ऐसा लगा दिया मैं कि डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है? देखिए दो रिलेशन निकल के आ रहा है कि इस केस के अंदर अगर OH माइनस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ बेसिसिटी कांस्टेंट Kv इज इंक्रीज, ठीक। और दूसरे केस में क्या है कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ OH देन इन टर्म ऑफ PKb द वैल्यू ऑफ PKb इज डिक्रीजेस। समझ आ गया? दो बातें, OH बढ़ाने से Kb तो बढ़ेगा, लेकिन OH के बढ़ाने से PKb घटेगा, ठीक। तो ये तो था आपका केमिकल प्रॉपर्टी, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो, क्योंकि जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक। तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, अगले दिन मिल जाएगी, और वो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम सारे रिएक्शन करेंगे जो कि नाम और तरीके से पूछे गए हैं, ठीक। उन रिएक्शंस के नाम आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है और उसके हिसाब से पूछते हैं कि अमाइन है के साथ क्या रिएक्ट करेंगे वो, ठीक है। तो अमाइंस के रिएक्शन अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।